राहुल लाल जी, ये क्या है? 2 चरण के चुनाव का नामांकन की तारीख भी खत्म हो गई और अभी तक टिकट के बारे में ही फैसले लिए जा रहे हैं। कल रात तक टिकट बदला गया। अतुल प्रधान, योगेश वर्मा, फिर सुनीता वर्मा, पता नहीं कितने नाम हैं, अब तो नाम भी याद नहीं है एक सीट का। और यह सिर्फ एक सीट की कहानी नहीं है। बिजनौर देखा आपने, माफ करिएगा, अमरोहा देखा आपने, बिजनौर में भी यह स्थिति, मेरठ में भी यह स्थिति देखी, बदायूं में भी यही स्थिति है। आखिरकार आप चुनाव खत्म होने तक क्या वो प्रत्याशियों का चुनाव ही करते रह जाएंगे? तो प्रचार कब करेंगे? और प्रचार नहीं करेंगे तो क्या जनता ऐसे ही वोट दे देगी आपको? क्या आप इतने कॉन्फिडेंट हैं? पंकज जी, आपने हेडिंग जो लगाया है कि बीजेपी टाइट, विपक्ष कैसे करेगा फाइट, लेकिन मैं कह रहा हूं कि विपक्ष की तरफ से फाइट करने का काम जनता ही कर दे रही है। मैंने पिछले 2 दिन पश्चिमी यूपी में बिताए, गाजियाबाद में तो रह ही रहा हूं पंकज जी, बाकी कुछ और क्षेत्रों में भी जाकर 2 दिन का मैंने समय लगाया कि आखिर पश्चिमी यूपी की स्थिति क्या है। पश्चिमी यूपी में जो आप बोल रहे हैं एकदम तथ्यात्मक तौर पर आप 100% सही हैं। जबरदस्त बीजेपी का चुनाव प्रचार, तमाम उनके स्टार कैंपेनर एकदम मैदान में हैं। लेकिन मैं एक चीज कहूं कि अगर समाजवादी पार्टी से कुछ सीट कांग्रेस भी लेती, लास्ट समय तक टिकट बदल लेता, तो मैं तो कह रहा हूं गाजियाबाद में भी स्थिति बदल जाती। यहां पर अगर वो डॉली शर्मा को टिकट ना देते और जैसे ही जनरल वीके सिंह का टिकट कटा था, अतुल गर्ग जी को यहां पर टिकट दिया गया पंकज जी, और उसके बाद से राजपूत समुदाय में, ठाकुर समुदाय में बड़ी जबरदस्त नाराजगी की स्थिति रही। धौलाना जो कि इसमें एक गाजियाबाद का जो है कि एक विधानसभा सीट है, वहां पे आप देखिए अतुल गर्ग जी का कितना ज्यादा विरोध हुआ। तो अलग अलग क्षेत्रों में विरोध हो रहा है, जबकि यहाँ पे अच्छा खासा भारी संख्या में जो है 5.5 लाख मुस्लिम वोट के बाद जो है कि सबसे ज्यादा वोटर्स जो है वो राजपूत समुदाय के वोटर है। 4 लाख के आसपास राजपूत समुदाय के वोटर है। फिर जो है कि 2.5-3 लाख वोटर्स जो है कि वो ब्राह्मण समुदाय के हैं। और राजपूत समुदाय में बड़ी जबरदस्त नाराजगी है, और ये नाराजगी गाजियाबाद तक सीमित नहीं है। ये नाराजगी चूंकि देखिए पश्चिमी यूपी एक ऐसा जगह रहा है जहां पे कि अच्छा खासा संख्या में 4-5 जो है कि सांसद हुआ करते थे। पिछले बार वो घट के जनरल वीके सिंह 1 रह गए थे। अगर आप इसके विरुद्ध आप अगर हम लोग देखें, बगल का सीट आप ले लीजिए गौतम बुद्ध नगर का। गौतम बुद्ध नगर में जो वहां पे प्रत्याशी है, डॉक्टर साहब जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी विरोध कर रहे हैं। रबुपुरा एक गांव है, वहां पे रबुपुरा गांव में, ग्रेटर नोएडा में, वहां पे कुछ लोगों ने उनके प्रचार के सामने में जो है कि नारेबाजी कर दी। काफी वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने 4 लोगों को पुलिस पकड़ के गिरफ्तार कर दी। पूरे गांव के लोग ही वहां पे चले गए। तो सामान्य लोग भी विरोध कर रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। ये एक दूसरी स्थिति। अब आते हैं तीसरी स्थिति में, संजीव बालियान जो कि काफी मजबूत है पश्चिमी यूपी के में। हम लोग कह रहे हैं कि अगर पश्चिमी यूपी में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा नाम अगर कोई है तो संजीव बालियान जी। लेकिन संजीव बालियान जी के लिए उनका भी विरोध हो रहा है, और उनका विरोध करने का संजीव बालियान जी खुद ही जो आरोप लगा रहे हैं वो संगीत सोम के ऊपर लगा रहे हैं। अब आप वहां पर भी देखिए कि बालियान खेमा और संगीत सोम, इन दोनों के बीच में किस प्रकार के टक्कर की स्थिति चल रही है। ऑफ द रिकॉर्ड कई सारे अखबारों ने प्रकाशित भी किया है कि जो वहां पर विरोध हुआ संजीव बालियान जी का, तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने दोनों के बीच में समझौता सुलह कराने के लिए बैठक भी कराई। इसकी जानकारी मैं कुछ अखबारों में छपे समाचार के हिसाब से दे रहा हूं, उसकी मेरे पास पुष्ट जानकारी नहीं है पंकज जी। लेकिन यह पुष्ट जानकारी जरूर है कि जब मेरठ में प्रधानमंत्री जी की रैली हो रही थी, उस रैली में, मेरठ के रैली में जो है कि वहां पे योगी आदित्यनाथ जी के पोस्टर नहीं थे। यह भी राजपूत समुदाय के लोगों को जो है कि अच्छा नहीं लगा है। तो मैं मान रहा हूं कि जो आखिरी समय तक जो चीजों को परिवर्तन करते रहते हैं ना समाजवादी पार्टी वाले लोग, अगर कांग्रेस थोड़ी शिक्षा ले रही होती तो गाजियाबाद की एक सीट पे उनकी दावेदारी बढ़ सकती थी पंकज जी। थोड़ा मैं मानता हूं कि डॉली शर्मा जी जो इन्होंने गाजियाबाद में कैंडिडेट दिया वो एक कमजोर कैंडिडेट है मेरे नजर में। हो सकता है जनता उन्हें कुछ ज्यादा प्यार दे तो वो अलग सी बात है। तो अलग अलग हिस्से में देखिए, जब प्रधानमंत्री वहां पे आए थे, आपकी हर बात मैं मान लेता हूं, आपकी हर बात मैंने मान ली, तो आपकी बातों का मतलब या निष्कर्ष मैं ये निकालूं कि महागठबंधन या कहें तो इंडिया अलायंस
ये मान चुका है कि ये आपस में लड़ जाएं, जनता हरा दे और हम बैठे बैठे घर में ही जीत जाएं, वही ठीक है, हमें प्रचार करने के लिए निकलने की क्या जरूरत है? शर्मा जी का विरोध हो रहा है, आदित्यनाथ जी का फोटो नहीं लग रहा है, ये सब ही हमारा प्रचार कर रहा है। हम प्रचार करने क्यों निकले? हम एक रणनीति के तहत एक सीट पर 4 प्रत्याशी बदल देते हैं, वही हमारा प्रचार है, क्योंकि मीडिया इसको खूब चलाएगा। अखिलेश कंफ्यूज्ड, क्या हुआ महागठबंधन को, और इसी में हमारा प्रचार होता जाएगा। हमें प्रचार करने की जरूरत मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि प्रधानमंत्री 31 मार्च को दिख चुके हैं, 6 अप्रैल को दिखने वाले हैं। मेरा आपसे सीधा सवाल है, और ये सवाल मैं सबसे लूंगा। 6 अप्रैल को दिखने वाले दुनिया जानती है। मैं अभी अमित शाह की भी बात नहीं कर रहा हूं, योगी आदित्यनाथ की भी बात नहीं कर रहा हूं, और ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य की बात ही छोड़ दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप बता सकते हैं कांग्रेस के कौन नेता किस तारीख को प्रचार करने आ रहे हैं, जहां पर 2 चरण का मतदान होना है, पहला और दूसरा? क्या आप बता सकते हैं समाजवादी पार्टी का कौन सा नेता किस दिन रैली कर रहा है या किस दिन सभा बुला रहा है? अगर आप इसका जवाब दे दीजिए तो मुझे जवाब मिल जाएगा। पंकज जी, हमें बस कुछ सेकंड का समय दीजिएगा। मैं मेरठ भी गया हुआ था पंकज जी, ठीक है। मेरठ में टिकट बदलने की कहानी जो आई, देखिए मेरठ में जो है कि दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बनाया उन्होंने आखिरी में। अरुण गोविल की लोकप्रियता कितनी है, रामायण कितना लोकप्रिय सीरियल था, हम लोगों ने देखा है। उस समय की बाहर एक कर्फ्यू की स्थिति होती थी पंकज जी, उन स्थितियों को 80 के दशक की वो चीजें आपको भी याद होंगी और हम लोगों को भी याद है। अभी कोरोना काल में उसका रीटेलीकास्ट हुआ, फिर रामायण की लोकप्रियता उसी स्तर पर थी। लेकिन आज के समय में जब ये टिकट उन्होंने बदला है लास्ट में उन्होंने, अब वो टिकट बदलने का कारण था वहां के जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उन लोगों ने क्लियर कर दिया कि अतुल प्रधान को अगर आप टिकट देंगे फिर वोट ट्रांसफर में कठिनाई आएगी। अब वहां पे अगर उन्होंने सुनीता वर्मा को टिकट दिया जो योगेश वर्मा की पत्नी है, तो अब वहां पे जो बड़े लगभग आप मान के रखें कि 5.5 लाख के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं वहां पे, और उसके बाद दलित वोटर्स भी 3 लाख के आसपास हैं। तो वो दलित और मुस्लिम के कॉम्बिनेशन के कारण मेरठ जैसे सीट पे, जो जिसको मैं बीजेपी का गढ़ कहता और मानता भी रहा हूं, वहां पे समाजवादी पार्टी ने बड़ी कड़ी चुनौती और टक्कर की स्थिति दे दी है। तो इसको देखिए, वो जो रणनीति जिसमें हम लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी कंफ्यूज है, तमाम तरह की चीजें हो रही हैं, वो मैं मानता हूं कि कांग्रेस को शिक्षा लेनी चाहिए। चुनाव प्रचार तो हो ही जाएगा, जब आज टिकटों का वितरण हो चुका है, अब तो भाई सेकंड चरण तक के कार्य नामांकन दाखिल करने का आखिरी समय था। अब आज के बाद से फिर चुनाव प्रचार के कार्यक्रम बन ही जाएंगे, लेकिन जमीन पर आपका टिकट ही सही नहीं होगा तो फिर चुनाव प्रचार करके आप क्या कर लेंगे? पश्चिमी यूपी, मैं मानता हूं कि आज से अगर कुछ समय पहले तक हम लोग व्याख्या करते, पश्चिमी यूपी में इंडिया अलायंस का कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके तुलना में जनता के रिस्पॉन्स के कारण पश्चिमी यूपी में भी उनको अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। जयंत चौधरी कागज पर हम लोगों को जरूर दिख रहे हैं कि वो बीजेपी के खाते में वोटों को बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके साथ कितने जाट खड़े हैं, वो फील्ड में जाने के बाद काफी संख्या में जाट लोग उनसे नाराज भी हैं इस समय। अब वो उसमें से कितने उनके विरोध में वोट करने के लिए मतदान केंद्र पे जाएंगे, ये मैं अभी नहीं कर सकता पंकज। मैं चाहूंगा अनुपम जी आप जवाब दें। क्या अगर ऐसी स्थिति थी और इसी तरह की रणनीति अखिलेश जी को बनानी थी, तो भानु प्रताप सिंह के बाद अतुल प्रधान के बाद सुनीता वर्मा, इतने नाम चेंज करने की जरूरत क्या थी? इसमें क्या रणनीति छिपी हुई है कि नामांकन की आखिरी तारीख से 1 रात पहले तक आप नाम चेंज करते रहिए ताकि बीजेपी कंफ्यूज रहे? मुरादाबाद की क्या रणनीति थी कि एसटी हसन को भेजा, रुचिवीरा को भेजा, फिर चिट्ठी ऐसा निकाल दिया कि हम तो दरअसल एसटी हसन को लड़ाना चाहते थे? रामपुर की क्या रणनीति थी जहां पर समूचा लोकल इकाई बहिष्कार करने की बात करने लगा और अब फिर से सब कह रहा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो तय किया है उनके साथ हम हैं? आखिरकार इस रणनीति को ही जनता समझने में अपना वक्त जाया करे, उसी को समझते रहे। ये प्रचार कब करेंगे? प्रधानमंत्री दूसरी रैली 6 अप्रैल को करने वाले हैं, इनकी कौन सी रैली कब होनी है क्या आपको पता है? अनुपम जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिरकार ये कंफ्यूज्ड हैं
या रणनीति बनाने में ही ये समय बिता रहे हैं, तो क्या चुनाव के लिए प्रचार भी जरूरी होता है या नहीं? वो अभी राहुल जी ने बताया कि न रणनीति की आवश्यकता है न प्रचार की, क्योंकि इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। 2014 से जितने चुनाव में विपक्ष आ रहा है, उसके पहले ये जुमला हम जरूर सुनते हैं कि इस बार हम नहीं, जनता चुनाव लड़ रही। तो मतलब आमतौर पे ये डायलॉग पॉलिटिशियंस कहते हैं, पर आज यहाँ भी चुना चले। खैर, बहरहाल जयंत चौधरी को भी बताया जा रहा है कि किसी उनसे कोई फायदा नहीं है। राकेश टिकैत अपने गांव में वोट नहीं पड़वा पाते, उनके गांव में भाजपा को वोट पड़ जाता है। और जयंत चौधरी, बहरहाल जो आप कह रहे थे कि जो रैली और घूमने वाली बात, तो आप देखें कि पिछले 6 दिनों में योगी ने तकरीबन 3 रैली रोज के हिसाब से 16 जिले कवर किए। पिछले एक हफ्ते में 6 दिनों में 7 दिनों में अखिलेश यादव 4 जिलों में गए हैं। वहां पे उन्होंने रैली और सभाएं तो नहीं, लेकिन वहां पे जाते हैं वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में ही अभी लगे हैं। मायावती अभी निकली ही नहीं है, आकाश निकले ही नहीं है। प्रधानमंत्री कर चुके हैं योगी 16 जिले कवर। 1 मिनट के लिए अगर इस बात को परे रख दिया जाए कि जनता चुनाव लड़ रही है और उसको न रैली की जरूरत है, न प्रचार की जरूरत है, न रणनीति की जरूरत है, जो कुछ होगा जनता सपा के फेवर में ही करेगी, तो 1 मिनट के लिए अगर हम अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाने से हट के सोचें, तो आप समझिए कि ये 2014 देख लें, 2019 देख लें, खास तौर से किसान आंदोलन के बाद का समय देख लें, थोड़ा सा आंकड़े भी देखे जाने चाहिए। और उस समय भी एक बात हो रही थी कि साहब वेस्टर्न यूपी में बीजेपी एकदम खत्म हो जाएगी। किसान आंदोलन हुआ था, जयंत चौधरी सामने विरोध कर रहे थे। उसके पहले आप सोचे कि आपने अजीत सिंह को हारते देखा, 2019 में आपने बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितना कैसे परफॉर्म करते देखा, 2022 में आपने देखा। फिर एक बात और है, जैसे विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, तो एक नैरेटिव चला था कि साहब ब्राह्मण ने भाजपा को छोड़ दिया। अभी अब सैयद कासिम नहीं है, अगर होते तो ज्यादा बेहतर बताते, अपने मुंह से तो बताने में उस थोड़ा सा अजीब ब्राह्मण लगता में है। आप भी तो नहीं थे? तो सुनिए, मैं तो बड़ा मैं कहाँ ब्राह्मण हूँ साहब। मैं ब्रह्म को नहीं जानता तो मैं ब्राह्मण कैसा? तो और ज्ञानी नहीं हूँ इसलिए पंडित नहीं हूँ, ब्रह्म को नहीं जानता इसलिए ब्राह्मण नहीं हूँ। मैं तो बस एक छोटा मोटा पत्रकार। तो अगर सैयद कासिम होते, आपको बताते कि 2022 के चुनाव के दौरान कई जगह बड़ा बड़ा तनातनी हो गई। वो एक आशुतोष एक चैनल चलाते हैं, उस पर तो काफी झगड़े हो गए, मुकदमे हो गए। और सिर्फ मेरी गलती इतनी थी कि मैं कह रहा था कि साहब ये सब चीजों का फर्क नहीं पड़ेगा, वोट पड़ेगा। पता चला 89% क्षत्रिय वोट मिला योगी आदित्यनाथ को, 91% ब्राह्मण वोट मिला, क्षत्रियों से ज्यादा मिला। हो गया विकास दुबे की वजह से ब्राह्मण नाराज। फिर कहा श्रीकांत त्यागी की वजह से त्यागी नाराज है। अब वीके सिंह की वजह से ठाकुर नाराज है। मैं नहीं कहता कि कोई नाराज नहीं है, नाराज सब होते हैं और नाराजगी का फर्क भी पड़ता है। लेकिन मुझे एक एग्जाम्पल नहीं मिलता है कि इन घटनाओं से नाराजगी के होते हुए ऐसी लहर बही हो कि पूरा का पूरा कोई चुनाव हार जाए या एक सीट भी हार जाए। बहरहाल, तो अब बात आती है कि साहब मेरठ चुनाव की, यहाँ पे अभी बात हो रही थी कि टिकट बदल दिया। तो उसका तो मेरा कल भी मैं कह रहा था, परसों भी कह रहा था, आज भी मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने फिरोजाबाद और मैनपुरी छोड़ के आसपास सारे टिकट डिक्लेयर कर दिए। ये 2 टिकट बीजेपी ने अपने पास बचा कर रखे हैं। ये अखिलेश यादव का और समाजवादी पार्टी का रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद डिक्लेयर किया जाएगा कि भैया आपने कैसी लिस्ट जारी की, हमारे हिसाब से की, नहीं की। हमारे हिसाब से की तो हल्का कैंडिडेट आएगा, अगर हमें जरा सी नाराजगी होगी तो हम ऐसा कैंडिडेट देंगे कि अक्षय यादव फंस जाएंगे, डिम्पल फंस जाएंगी। तो इस तरह करके सिर्फ 2 सीट उन्होंने रोक के रखी है। अब आप मेरठ का एग्जाम्पल ले लें, बहुजन समाज पार्टी ने पंकज जी वहां से त्यागी कैंडिडेट दिया। आप देखिए पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक भी पार्टी ने एक भी त्यागी कैंडिडेट, भाजपा ने एक भी क्षत्रिय कैंडिडेट नहीं दिया। मायावती ने 3 क्षत्रिय कैंडिडेट दे दिए, एक त्यागी कैंडिडेट दे दिया। अब साहब त्यागी कैंडिडेट है तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत 5% 10% कुछ अपनी बिरादरी के वोट हो पाएंगे कि नहीं पाएंगे। और वो वोट किसका कटेगा? वो वोट भाजपा का कटेगा।
तो अखिलेश यादव जी ने तुरंत राकेश प्रधान को हटा के एक दलित कैंडिडेट दे दिया। और उन्होंने कहा भाजपा से कि देखिए, जितना वोट इन्होंने आपका काटा त्यागियों का, उतना वोट अब मैं इनका दलित काट दूंगा योगेश्वर नाग पत्नी के जरिए, बात बराबर हो जाएगी। और देखिए, कैंडिडेट ठीक से डिक्लेयर कीजिएगा मैनपुरी में और फिरोजाबाद में। किस तरह के टिकट बदल रहे हैं, 4-4, 5-5 बार टिकट बदल रहे हैं। किसी को पब्लिक रैली करने का समय नहीं है। कन्नौज में गए, बातचीत क्या करें, वहां पे सभा क्या हो रही है। वो मनोज दीक्षित खड़े होकर कह रहे हैं कि अगर मैंने विरोधी कैंडिडेट के टुकड़े टुकड़े नहीं कर दिया तो मैं मनोज दीक्षित नहीं हो, कह के एक पूरे दलित समुदाय को बदनाम कर डाल रहे हैं।